और बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले कुछ एक लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस था एक बार हम उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में। तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर में आपको बताया था किस तरीके से कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोनों के अंदर में क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद हो तो आप साथ साथ रिकॉल करते चलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूनिपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ सिंगल ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साथ ही हमने देखा था कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्यूज़न नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और साथ ही फ्यूज़न भी होता है। सेल डिवीज़न जो है वो मियोसिस टाइप का हमको देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, जबकि माइटोसिस टाइप का जो सेल डिवीज़न है वो देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के द्वारा गैमेट बनाए जाते हैं। एक सवाल आया था, एक क्वेश्चन आया था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस कहाँ होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर में मियोसिस तो होगा ही सही, मियोसिस तो होगा कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, लेकिन माइटोसिस भी होता है। जैसे हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, और इसके अंदर में जो क्रोमोसोम जो होते हैं, मतलब इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो होती है 2n डिप्लॉयड होते हैं और क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर 46 होता है। जब ह्यूमन बेबी होता है, जब बेबी छोटा होता है उस वक्त पे उसकी बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। अब धीरे धीरे जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त पे क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम, इसके हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम थे 46। अब जब ये बेबी से अडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ होगा, बॉडी की हाइट बढ़ी, यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस हुए, हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, सेल नंबर, मतलब बेसिकली सेल का नंबर ही बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइट बढ़ रही है अपनी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि सेल का नंबर बढ़ा तो यहाँ पर सेल समथिंग जो कुछ भी था, जितना भी सेल का नंबर था, वहाँ से ये सेल का नंबर जब इंक्रीज हुआ तो सेल का इंक्रीमेंट होगा कैसे, थ्रू सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न तो हम जानते हैं कितने तरीके का होता है, दो टाइप का, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर में या तो माइटोसिस हुआ रहेगा या फिर मियोसिस हुआ रहेगा। तो पहले क्या था कि हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम थे, और बाद में जब हम अडल्ट में कन्वर्ट हुए तो उस वक्त पर भी हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम ही थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेल का नंबर तो बढ़ गया थ्रू सेल डिवीज़न, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। इसका मतलब कौन से टाइप का सेल डिवीज़न जिसके अंदर में हमको क्रोमोसोम का नंबर सेम देखने को मिलता है, माइटोसिस। मियोसिस के अंदर में नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम जब छोटे थे हम सभी, तो उस वक्त पे क्रोमोसोम का नंबर तब भी सेम था, अभी भी सेम ही है। इसका मतलब सेल का नंबर बढ़ा लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर में, बॉडी के पूरे सेल्स में, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर में माइटोसिस ही हो रहा है। हम बचपन से जब बड़े हुए, हमारी ग्रोथ हुई, सेल की रिपेयरिंग हो, हीलिंग का काम हो, नॉर्मल जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन का काम हो, डिफरेंशिएशन तो खैर एक तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है, लेकिन जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि सेल की जब ग्रोथ हो रही है या सेल का जब डिवीज़न हो रहा है, नॉर्मली हमारी बॉडी की हाइट बढ़ रही है, हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन की हाइट, ऑर्गन की लेंथ बढ़ रही है, ऑर्गन का साइज़ जब बड़ा हो रहा है, और साथ ही जब किसी भी टाइप की रिपेयरिंग हो रही है हमारी बॉडी में, कुछ रीजनरेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जब टूट जा रहे हैं और वहाँ पर नए सेल्स जो बन रहे हैं, वो सब माइटोसिस से होते हैं। ठीक है,
मियोसिस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। मियोसिस का सिर्फ एक ही काम है, मियोसिस जब भी होगा, आप सिंपल याद रखेंगे कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दौरान किन चीज़ की ज़रूरत होती है, गैमेट्स की, और इस वजह से गैमेट के फॉर्मेशन के लिए ही सिर्फ क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई सा भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके फिर क्रोमोसोम का नंबर अपना हाफ कर लेता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये या तो मेल होगा या फिर फीमेल, और उसी तरीके से फीमेल के अंदर में भी होगा, फीमेल के अंदर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और वो भी गैमेट कैसा होगा, हाफ होएगा, और फिर ये दोनों फ्यूज होकर वापस से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में माइटोसिस हो रहा होता है एक्सेप्ट फॉर गैमेट फॉर्मेशन। जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा वहाँ पर मियोसिस होगा, बाकी सभी जगहों पर माइटोसिस हो रहा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हम माइटोसिस की भी बात, जहाँ पर हम मियोसिस की भी बात कर रहे हैं, तो मियोसिस हमारी बॉडी के अंदर में जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे, गोनाड्स के अंदर में, मेल के अंदर में टेस्टिस और फीमेल के अंदर में ओवरीज। तो सिर्फ टेस्टिस और ओवरीज के अंदर में मियोसिस हो रहा है, वो भी कब, जब गैमेट बन रहे हैं। और उसके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के अंदर में माइटोसिस होगा। तो ये डिवीज़न, ये डिफरेंस हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। चलिए कुछ और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर में क्या डिफरेंसेस हैं। हालांकि आपने रिकॉल कर लिया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सबसे पहली बात कि 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था। उसके अलावा गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो मियोसिस के थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि मियोसिस के साथ साथ माइटोसिस भी होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस along with मियोसिस। और अब आप समझ गए कि माइटोटिक डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब माइटोसिस की जब बात कर रहे हैं कि माइटोसिस भी होगा मियोसिस के साथ साथ, तो हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी के सारे जो सोमैटिक सेल्स होंगे, 2 तरीके के सेल हैं। ठीक है, हम माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर माइटोसिस की बात कर रहे हैं। बॉडी के सभी सेल में माइटोसिस हो रहा है और गैमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए सिर्फ मियोसिस हो रहा है। तो उसके बेसिस पर हम लोग सेल को भी 2 पार्ट में, हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सेल हैं उनको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जेनरेटिव सेल जो जेनरेट करेंगे किसी न किसी चीज़ का, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन वाले सेल। तो वो जो जेनरेटिव सेल जो होते हैं, जो गैमेट होते हैं, उनके अंदर में मियोसिस होगा। तो 2 तरीके के सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, एक जेनरेटिव सेल और एक सोमैटिक सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल या सोमैटिक सेल एंड जेनरेटिव सेल या फिर गैमेटिक सेल। तो सोमैटिक सेल, सोमा फॉर बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, सोमा वर्ड से बना है सोमैटिक। तो सोमैटिक सेल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर में बाकी जितने भी सेल हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर होगा माइटोसिस, और जो गैमेटिक सेल होंगे या जो जेनरेटिव सेल होंगे, ठीक है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे उसके अंदर में होता है मियोसिस। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी के अंदर में, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर में ऐसा देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस और सिंजेनेसिस। इसको एम्फीमिक्सिस और सिंजेनेसिस भी बोला जाता है। तो सिंजेनेसिस भी इसको कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में यहाँ पर।
तो इतनी सी चीज़ें अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। आगे अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन ये हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय आइदर सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल और एक फीमेल का, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किसके लिए? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट बात होती है। बाय आइदर सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो दो गैमेट बनेंगे वो दो गैमेट कौन कौन से होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। तो एक मेल और फीमेल तो है ही सही, लेकिन वो जो दोनों गैमेट बन रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, वो हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल के द्वारा बनाए जा रहे हों या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा बनाए जा रहे हों। डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि एक बॉडी होगी जो या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी, तो उसके अंदर में मेल बॉडी के अंदर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल बॉडी के अंदर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो सेम इंडिविजुअल के अंदर में भी हो सकता है, मतलब जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में क्या होता है कि एक ही बॉडी के अंदर में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है और साथ ही फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर में क्या होगा कि दोनों ही टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा, और वो दोनों आपस में ही क्या करेंगे कि फ्यूज़ कर जाएंगे। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है क्योंकि गैमेट जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कुछ एडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी के अंदर में, आपको जैसे करने को बोला था मैंने कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के बीच में कोई एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसे तो आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेट का फ्यूज़न होता है और साथ ही इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूँकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो इस वजह से ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर मतलब वो इन्वायरमेंट बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाता है जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो एवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होगा एसेक्सुअल के ऊपर में, तो इट ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशंस, इट ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन होता है इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। तो ये एक फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है भाई साहब कि जेनेटिक वेरिएशन आने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस हो जाएंगे? तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर में मतलब जो वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बेटर तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर में अडेप्ट हो पाता है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म reproducing by sexual mode are better suited in their environment and hence better suited in their environment and hence the chance of their survival is more। उनके इस environment में सर्वाइव करने के चांसेस भी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बेटर सूटेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर में, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन होता है और साथ ही दे पार्टिसिपेट्स
इन एवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके चांस सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से सूटेबल होते हैं, सूटेड होते हैं, और उनके अंदर में जेनेटिक वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देखना है देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें एक बार। चलिए आगे, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि ये तो हो गई बात कि इन्वायरमेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं और ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, ठीक है, चलिए भाई, लाइफ साइकिल, मैन, लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, sexually reproducing organism is divided into 3 parts। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे उनकी लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो 3 फेजेस के अंदर में डिवाइड किया जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एग्जिबिट किया जाता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। कहने का मतलब ये कि जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ह्यूमन हैं उनकी जो बॉडी है वो, हम सब क्या करते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या जब बच्चे पैदा होते हैं तभी क्या वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं? क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। रीज़न यहाँ पर ये होता है कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जब वो छोटा होता है तो उस वक्त पे उसकी बॉडी के अंदर में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होती है, प्रॉपर उसके ऑर्गन्स नहीं बने हुए होते हैं, प्रॉपरली उनके सारे के सारे ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हुए होते हैं, पहला रीज़न। और दूसरी बात ये कि चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो रिप्रोडक्शन करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि गैमेट का फॉर्मेशन करना। सिर्फ हम गैमेट फॉर्मेशन की ही बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो मियोसिस के द्वारा होता है, और गैमेट फॉर्मेशन जो कि मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब बॉडी छोटी होती है, जब हम चाइल्ड स्टेज में होते हैं, जब अर्ली चाइल्ड स्टेज के अंदर में जब होते हैं, तो उस वक्त पे हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ की, और ग्रोथ के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी बॉडी को अभी खुद ही एनर्जी की नीड है, तो वो गैमेट के फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी लॉस्ट नहीं करना चाहता है। यही एक मेन रीज़न होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं कि जन्म लेते हुए ही और वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहे, पहली बात। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है पहले छोटा बच्चा था, अब छोटे बच्चे के अंदर में चूंकि एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, बॉडी की अभी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई थी, अभी उसकी बॉडी को खुद ही एनर्जी चाहिए, खुद ही उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन है नहीं, और गैमेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पहले एक स्टेज होती है जब बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो जाए। एक बार जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, जब लगता है बॉडी को जब कि नहीं अब ये सफिशिएंट ग्रोथ हो चुकी है, अब बॉडी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो गैमेट बना सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, तब जाके बॉडी के अंदर में कुछ सर्टेन चेंजेस होने शुरू होते हैं और तब स्टार्ट हो जाती है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज, तो जिसको ह्यूमन के अंदर में प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी वाली स्टेज जो आती है वहाँ से ये रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर में हम एंटर कर जाते हैं। उसके पहले की जो फेज़ होती है वो कही जाती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज़। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ को दो और नामों से जाना जाता है यहाँ पर। एक होता है जुवेनाइल फेज़ और एक होता है वेजिटेटिव फेज़। इसको यहाँ पर ही ये आप लिख चुके होंगे तीनों फेजेस के नाम। और उसके बाद पहला यहाँ पर आता है, ये पहली बात कि रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज होगा, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज है ये। और दूसरी बात यहाँ पर इट इज कॉल्ड juvenile phase. It is called juvenile phase in animals and vegetative phase in plants. तो इसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स के अंदर में। जुवेनाइल जेल होता है छोटे बच्चों के लिए जो जेल होता है, तो जुवेनाइल फेज बोला जाता है एनिमल्स के अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में। और वेजिटेटिव फेज बोला जाता है प्लांट्स के अंदर में, जहाँ पर सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ हो रही होती है। आप ऐसा नहीं देखे होंगे कभी कि एक मैंगो का ट्री था और वो ऐसा छोटा सा था और छोटे से में ही उसके बचपन में ही क्या हो गया कि फ्लावर आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पहले बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है। एक बार जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद ही क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक्टिव रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस फेज़ के अंदर में क्या हो रहा है कि इस फेज़ के अंदर में जो भी डिवीज़न होगा, जो भी ग्रोथ होगी, वो इसलिए होती है ताकि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो सके। ये वाला पोर्शन जो है वो आप लिख लेंगे और उसके बाद इसको लिख लेने के बाद फिर सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव फेज। काफ़ी सिंपल सा फेज है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, सिंपल। अब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का क्या मतलब हुआ, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का मतलब हुआ कि वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पर नए बच्चे को जन्म दे सकता है, उनकी देखभाल करने का जो कुछ भी जिम्मा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली अगर हम देखें तो एक ही चीज़ होती है, गैमेट का फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म जब से गैमेट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, हम कह देते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, और जब मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज है। अब इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होंगी उसको तो हमें पूरे डिटेल में ही चैप्टर में ही पढ़ना है, तो सिर्फ हम यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे कि ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज़ है, बात खत्म। और उसके बाद तीसरी फेज़ आती है, ये पहला था प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा है रिप्रोडक्टिव, और फिर तीसरा आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या है भाई साहब, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाने का मतलब ये कि ये भी क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज होगा, और इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेनेसेंट फेज।
यहाँ पर भी अब क्या हो जाते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ काम ख़त्म, स्टॉक ख़त्म हो जाता है, गैमेट वैमेट का बनना सब कुछ बंद हो जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, कहने का मतलब रियल सेंस में जो बुढ़ापा होता है वो इसी को कहते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पर रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज होगा, ये अगेन वापस से ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है, और इसको हम लोग सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। सेनेसेंट का मतलब ये होता है क्या, बुढ़ापा, ठीक है। तो ये हो जाता है सेनेसेंट फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज, ठीक है। और उसके बाद फिर एजिंग हो जाती है, बुढ़ापा वगैरह यहाँ पर देखने मिलता है। इसे भी आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात कर रहे हैं कि ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है तो बताया आपको कि मेनली 2 ही टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एक हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाकी सभी के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। हालांकि प्लांट्स के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। खैर, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्या कुछ होता है नहीं होता है वो सब आप पहले ही जान चुके हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बात करते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में। हालांकि ये भी चैप्टर जो है एक अलग सा चैप्टर है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर में किस तरीके से होता है। अपना सेकंड चैप्टर जो है इसके बाद वाला वो इसी बेसिस पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म। तो उसके बारे में भी हम फिलहाल बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू थोड़ा सा हमें पता चल जाना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर में, कि प्लांट्स के अंदर में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या कुछ टर्म्स होते हैं। बस उन टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर चीज़ों को एक बार हम लोग देख लिया करते हैं। चलिए, यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एनुअल प्लांट, एक होता है बाइनियल प्लांट, और एक होगा पेरेनियल प्लांट। अब एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल प्लांट कहेंगे किसे? सबसे पहली बात, एनुअल नाम से पता चल रहा है कि ये प्लांट जो होंगे, प्लांट्स कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेंगे, उनको हम कहेंगे एनुअल प्लांट, ठीक है। बात कर रहे हैं बाइनियल प्लांट की। इनके भी नाम से पता चल रहा है कि बाइनियल प्लांट हैं। इसका मतलब क्या कि ये अपनी लाइफ साइकिल, प्लांट्स कंप्लीट their life cycle in 2 years। 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे अगर आपको एग्जांपल ध्यान में हो तो पी प्लांट हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मेज हो गया, मेज, ये सब 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। आप लगाएंगे प्लांट को और 1 साल के अंदर भी ये क्या होते हैं कि 1 साल के अंदर में ही मतलब ये कंप्लीट हो जाते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं जो 1 साल के अंदर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। बाइनियल प्लांट की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल में कंप्लीट होती है, 2 ईयर्स के अंदर में ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये 1 ईयर में है और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 ईयर के अंदर में कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल आता है पार्सले, ठीक है, और उसके अलावा एग्जाम्पल आता है कैरेट, पार्सले एंड कैरेट। तो ये सारे जो प्लांट हैं वो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल का मतलब सदाबहार, मतलब ये कि पेरेनियल प्लांट के अंदर में वो अपनी लाइफ साइकिल 3 या 3 से अधिक सालों में कंप्लीट कर लेते हैं। पहली बात,
और दूसरी बात ये कि अगर कुछ ऐसे प्लांट्स को भी पेरेनियल प्लांट बोला जाता है जो अपनी पूरी लाइफ में एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं। चीज़ों को समझना थोड़ा, जैसे हम एक काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं राइस का, ठीक है। राइस को हम लोग क्या करते हैं कि राइस का प्लांट जो है लगाते हैं, राइस हो गया या व्हीट हो गया, राइस और व्हीट दोनों का आप एग्जांपल ले सकते हैं। इन दोनों के प्लांट को हम लोग लगाते हैं, प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसके अंदर में फ्लावरिंग होती है। मतलब कि जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई थी वो कौन सी स्टेज में था? प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, यानी कि वेजिटेटिव फेज में था वो। जब उसके अंदर में फ्लावरिंग हो गई, पॉलिनेशन होना शुरू हो गया, गैमेट बन गया, फ्लावर बने, गैमेट बना, पॉलिनेशन हुआ, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो वो हुआ रिप्रोडक्टिव फेज। और एक बार जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो गई, वो प्लांट बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप राइस के प्लांट को आप लगाएंगे और वो 5 साल 7 साल तक लगा रहेगा, नहीं। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है कि वो सूख जाता है, मर जाता है, और उसके बाद हम उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। सेम गोज फॉर व्हीट, मेज, ऐसा ही होता है सभी के अंदर में। 1 साल के अंदर में एक ही बार वो प्लांट लगते हैं, जिंदा होते हैं और मर जाते हैं। वाटरमेलन और पी प्लांट के अंदर में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई सा भी प्लांट जो लगा हुआ है वो कब अपनी प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, कब रिप्रोडक्टिव फेज में आया और कब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में गया। सिंपल। अब उसी तरीके से कैरेट एंड पार्सले के अंदर में भी हमको देखने को मिलेगा। कैरेट का प्लांट हो या पार्सले अगर आप देखते हो तो उसके अंदर में भी क्या होता है कि सिंपल, पार्सले का मतलब वो धनिया के जैसा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर में भी क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट जो हैं वो एक बार धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसके अंदर में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद वहाँ पर पॉलिनेशन होगा और जो भी फ्रूट वगैरह या रूट जिन भी चीज़ों का उनके रिप्रोडक्शन होगा, और फिर वो प्लांट धीरे धीरे फिर सूख जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान 2 साल बीत चुके होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं बाइनियल प्लांट, ठीक है। फ्लावरिंग कितनी टाइम हो रही है यहाँ पर भी? 1 टाइम। फ्लावरिंग एक बार ही होगी इनकी लाइफ में, मतलब एक बार ही रिप्रोडक्टिव स्टेज को अटेन करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनके अंदर में भी एक बार फ्लावरिंग होगी और उसके बाद मर जाएंगे। पेरेनियल प्लांट हम लोग कह रहे हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं, पहली चीज़। लेकिन उसमें भी वहाँ पर फ्लावरिंग बार बार होती है, ठीक है। जैसे मैंगो का ट्री है, मैंगो के अंदर में हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल फ्रूट बनता है मैंगो में। तो क्या आप उन प्लांट्स के अंदर में, पेरेनियल प्लांट्स के अंदर में, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को बता सकते हैं? काफ़ी मुश्किल है। जैसे जो प्लांट मैंगो का ट्री था, वो शुरू में जब प्लांट था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उस वक्त पे हम कह सकते हैं कि वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है। एक बार जब बड़ा हुआ उसके अंदर फ्लावरिंग हो गई, हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज है। फिर फ्लावरिंग के बाद उसके अंदर में फ्रूट्स आ गए, मतलब पॉलिनेशन हुआ, फ्रूट्स बन गए, और फिर फ्रूट्स वगैरह सारे के सारे खत्म हो गए। अब क्या हम उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं? क्या वो प्लांट बूढ़ा हो चुका है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर में क्या होगा कि अगले साल फिर से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पर फ्लावरिंग बार बार होती है। वो पेरेनियल प्लांट है, और यही रीज़न है कि उन प्लांट्स के अंदर में हम क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है, रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनुअल प्लांट के अंदर में किस तरीके से होगा, बाइनियल प्लांट के अंदर में किस तरीके से होगा, पेरेनियल प्लांट के अंदर में ये क्यों मुश्किल होता है, ठीक है। टोमेटो, गार्लिक वगैरह है, उसके एग्जाम्पल भी अब हम लोग लिख लेते हैं पेरेनियल प्लांट के। टोमेटो, गार्लिक, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और कि ये जो पेरेनियल प्लांट होंगे क्या होंगे कि फ्लावरिंग जो होती है उनमें एक से ज़्यादा बार होती है। फ्लावरिंग occurs more than 1
टाइम। एक से ज़्यादा बार क्या होगा कि उसके अंदर में हमको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, जिंजर, एटसेट्रा। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख लेंगे। ठीक है, तो टोमेटो, गार्लिक, स्ट्रॉबेरी, जिंजर, ठीक है, ये सारे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर में हमको देखने को मिलता है, मतलब ये पेरेनियल प्लांट होते हैं। पोटैटो के अंदर में भी ऐसा ही होता है। पोटैटो को हालांकि हम लोग उखाड़ देते हैं, लेकिन पोटैटो भी जो है वो एक पेरेनियल प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग जो होती है इनके अंदर में एक से ज़्यादा टाइम होती है, और यही रीज़न होता है कि इनके अंदर में इट इज़ डिफ़िकल्ट to define the three phases of life। ठीक है, it is difficult to define the थ्री फेजेस ऑफ ऑल दी थ्री फेजेस ऑफ लाइफ। तीनों फेजेस को डिफाइन करना इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं कुछ और भी प्लांट के। दो प्लांट के आपको एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप लिख लेंगे और उसके बाद आप एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी वो एग्जांपल लिख लेंगे, अभी वहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एक बैम्बू ट्री, सिंपल आप लोग लिख लेंगे। बैम्बू ट्री जो है फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। कब? 50 to 100 ईयर, 50 से 100 साल में एक बार सिर्फ उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है और फिर वो मर जाता है। और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रोबिलैंथस, कुंथिएना, इसको हम लोग नीला कुरंजी कहते हैं। नीला कुरंजी। और ये जो है हर 12 साल में एक बार इसके अंदर में फ्लावरिंग होती है। फ्लावर्स एवरी 12 ईयर्स। लास्ट टाइम कब देखा गया था? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर में। ब्लू कलर के माउंटेन होते हैं, ब्लू पर्पल टाइप के फ्लावर होते हैं मतलब इसके, और वो माउंटेन के ऊपर में लगा हुआ होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइड में ये जो फ्लावर है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा माउंटेन के ऊपर में किस तरीके से जो फ्लावर है वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, पर्पल कलर के हैं। तो माउंटेन के ऊपर में ये क्या हो जाते हैं कि पूरी तरीके से ये बिखर जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और एक टूरिस्ट स्पॉट होता है, हर 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में 2006 में हुआ था, और फिर 2018-19 के अराउंड में ऐसा देखने को मिला था। तो ये कुछ दो एग्जाम्पल हो जाते हैं। सॉरी, स्ट्रोबिलैंथस कुंथिएना सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम होता है ये। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्लांट के अंदर में कि जो भी प्लांट होते हैं उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में। ये आप लिख चुके होंगे, दो ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे बात करते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स कहने का मतलब कि प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर बाइसेक्सुअल होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूनिसेक्सुअल प्लांट या फिर डायोसियस प्लांट
या फिर हेट्रोथैलिक प्लांट। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट, डायोसियस प्लांट या फिर हेट्रोथैलिक प्लांट। डायोसियस प्लांट या फिर हेट्रोथैलिक प्लांट। अब आपको यूनिसेक्सुअल से तो समझ में आ जाता है, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं डायोसियस। चलो दूसरा भी यहाँ पर पहले देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, पहला है यूनिसेक्सुअल, दूसरा क्या हो जाएगा बाइसेक्सुअल। दो ही टाइप के प्लांट हो सकते हैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पर, मतलब प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है, दो ही टाइप का होगा, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट या फिर होमोथैलिक प्लांट। नाम क्यों उल्टा दे रखा है, बात ये आती है कि यूनिसेक्सुअल को डायोसियस बोल दिया, बाइसेक्सुअल को मोनोसियस बोल दिया। मोनो का मतलब तो सिंगल होता है, बाई का मतलब डबल होता है, यूनी का मतलब सिंगल होता है, डाई का मतलब दो होता है ना। तो यूनिसेक्सुअल को मोनोसियस कहना चाहिए था, बाइसेक्सुअल को डायोसियस कहना चाहिए था। नहीं, ये उस तरीके से नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। तो याद कैसे रखेंगे और क्या मतलब है इसका, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट की। यूनिसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब ये कि प्लांट जो है वो दो तरीके का होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ऐसा क्या? नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो प्लांट जो है वो दो तरीके का होगा, एक या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। हम बात कर रहे हैं प्लांट यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब उसके अंदर में सिर्फ एक ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, या तो मेल या तो फीमेल। तो प्लांट जो है जैसे कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो आपको जब वो प्लांट आप ढूंढने जाएंगे, ठीक है, इफ़ यू गो आउट देयर फॉर सर्चिंग दोज प्लांट्स, तो वहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा कि या तो वो प्लांट का आपको मेल वर्जन देखने मिलेगा या फिर फीमेल वर्जन देखने मिलेगा। या तो आपको मेल प्लांट मिलेगा या तो फीमेल प्लांट मिलेगा, एक ही प्लांट तो है नहीं, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है ना। और जब अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मतलब इस तरह के प्लांट कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, या तो मेल या फिर फीमेल। बात आ रही समझ में? तो अगर आप दुनिया में ढूंढने जाएं तो यूनिसेक्सुअल प्लांट कितने तरह के होंगे? दो तरह के, इसलिए बोला गया डायोसियस या फिर हेट्रोथैलिक। सारे प्लांट एक जैसे होंगे क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है पपाया, ठीक है। पपाया प्लांट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो मार्केट में कभी तुम जाओ और कहीं पे, या फिर अगर कहीं जंगल में गए या दोस्त के यहाँ गए और देखा कि अच्छा पपाया का प्लांट है, तो तुम चुपके से चोरी से ऐसा उखाड़ के ले आए और अपने घर पे लगा दिए, तो हो सकता है कि वो मेल प्लांट हो, और मेल प्लांट के अंदर में तो फ्रूटिंग होगी नहीं, तो धोखा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पपाया का प्लांट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब सारे के सारे प्लांट, सिर्फ सारे प्लांट के अंदर में फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, मतलब फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्लावर तो मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पपाया की, तो पपाया प्लांट जो होगा वो कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होता है। तो मतलब जब आप पपाया प्लांट को देखेंगे तो आप या तो मेल प्लांट को देख रहे होंगे या फिर फीमेल प्लांट को देख रहे होंगे। एक बड़ा सा गार्डन है, वहाँ पर सारे के सारे पपाया प्लांट लगे हुए हैं। तो उस गार्डन के अंदर में आपको कितने तरह के प्लांट देखने मिलेंगे? दो टाइप के, मेल एंड फीमेल। क्या सभी प्लांट एक जैसे होंगे? नहीं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। तो क्या होमोजीनसली आपको नजर आएंगे? नहीं। क्या होमोथैलिक होंगे? उनका थैलस मतलब उनका फ्लावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, थैलस का मतलब। तो क्या उनके सारे के सारे सेक्स ऑर्गन सभी प्लांट्स के अंदर में एक जैसे होंगे? नहीं, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। इसका मतलब होमो होगा या हेट्रो? हेट्रो। तो इस वजह से इनको बोला गया हेट्रोथैलिक या फिर डायोसियस। दो तरह के प्लांट हैं, बात आ रही है समझ में? उसी तरीके से बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब एक ही प्लांट है, इसके ऊपर में मेल भी है फीमेल भी है। अब आप ऐसा प्लांट ढूंढने जाओ, बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका पी प्लांट। पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब इसी प्लांट के ऊपर में मेल भी है फीमेल भी है। अब आप मार्केट में ढूंढने जाओ तो आपको जब भी पी प्लांट दिखेगा उसके अंदर मेल भी होगा फीमेल भी होगा। मतलब कोई भी प्लांट, एक प्लांट क्या दूसरे प्लांट से अलग दिखेगा कि हाँ एक प्लांट ये तो मेल है या दूसरा वाला सिर्फ फीमेल है? नहीं,
सारे के सारे प्लांट एक जैसे ही होंगे, सारे प्लांट एक जैसे होंगे। अगर एक गार्डन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पी प्लांट लगा हुआ है तो सारे प्लांट एक जैसे होंगे, उनके अंदर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सभी प्लांट के अंदर में मेल गैमेट भी बन रहा है, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये प्लांट बाइसेक्सुअल हैं। इसका मतलब ये मोनोसियस हैं, सिंगल टाइप के हैं, और होमोथैलिक हैं। सभी का फ्लावर, सभी के अंदर में फ्लावरिंग जो होगी वो एक जैसी होगी, मतलब दोनों ही टाइप की फ्लावरिंग हर प्लांट के अंदर में देखने को मिलेगी। कोई एक प्लांट अलग और दूसरा प्लांट अलग नज़र नहीं आएगा। याद कैसे रखेंगे आप? याद रखेंगे मोनो से। मोनो का मतलब दोनों, मोनो और दोनों राइम करता है ना, मोनो दोनों। तो इस वजह से हम याद रख लेंगे कि मोनोसियस, मोनो वर्ड जहाँ भी आया इसका मतलब हम समझ लेंगे कि दोनों, कौन दोनों? मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है। तो उल्टा है, आपको याद रखना है ऐसे। डायोसियस बोल दिया तो मतलब अलग अलग है। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट का मतलब दोनों मेल फीमेल एक ही में है, मतलब वो क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी के बेसिस पर जो प्लांट हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोसिस भी कहते हैं और हेटेरोथैलिक भी बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल प्लांट को मोनोसियस भी कहते हैं और होमोथैलिक भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल यहाँ पर लिख देंगे। बाइसेक्सुअल के अंदर में पहले लिख लेते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ठीक है, तो दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो एक ही प्लांट के ऊपर में होंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट हम बोल सकते हैं, ऐसा फ्लावर नहीं कहेंगे। गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेम प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेम प्लांट। दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो सेम प्लांट में ही बनेंगे। अभी हम फ्लावर यहाँ पर हमने क्यों हटा दिया, उसके पीछे भी रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है मोनोसियस प्लांट जो है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर में आ जाता है कारा, कारा, कोकुम्बर, पी, अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली, कारा, कोकुम्बर, पी। ठीक है, कोकोनट, कोकोनट भी इसी के अंदर में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट भी लेकर आप साथ में एग्जाम्पल और भी लिख लेंगे यहाँ पर। कारा, कोकुम्बर, पी, कोकोनट। ठीक है, कोकुम्बर यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब। ठीक है, तो कारा कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सब, पी और बस, और क्या। ठीक है, तो बस यही उतार लो, कोकोनट वगैरह सब इसी के अंदर में आ जाता है। तो ये बाइसेक्सुअल वाला आप लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की। आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन अ प्लांट। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन अ प्लांट। एक प्लांट में या तो मेल गैमेट बनेगा या तो फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे। और इसी वजह से ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेट पाम, पपाया, पपाया एंड डेट पाम, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है मर्केंशिया, तो मर्केंशिया भी इसके अंदर में आ जाएगा, वो भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह है नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके अंदर में आप कोकोनट ऐड कर लेना और इसके अंदर में मर्केंशिया ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर में फ्लावर जो होता है वो क्या होगा?
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना स्टार मार्क करके कि flowers are the reproductive structure in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसी के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसी के अंदर में क्या होगा कि मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा और क्या। चलिए अब आगे, यहाँ पर जैसे हमने बात करी अभी कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, कि प्लांट जो हैं वो उस सेक्सुअलिटी के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल या फिर बाईसेक्सुअल। उसी तरीके से अभी यहाँ पर एक एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर लिखा था बाईसेक्सुअल के अंदर में कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेम प्लांट। वहाँ पर अभी काट के हमने लिखा, अभी यहाँ पर सुधारे कि ऑन सेम फ्लावर नहीं लिख सकते हैं। रीज़न क्या है कि कोई एक प्लांट जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जैसे कोई एक प्लांट है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये प्लांट बाईसेक्सुअल है, ये प्लांट भी बाईसेक्सुअल है। यहाँ पर 3 फ्लावर लगे हुए हैं, इस प्लांट में भी 3 फ्लावर लगे हुए हैं, ये भी प्लांट बाईसेक्सुअल है, ये भी प्लांट बाईसेक्सुअल है। यहाँ पर जो हर एक फ्लावर है वो मेल गैमेट भी बना रहा है और फीमेल गैमेट भी बना रहा है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इसका सारा का सारा फ्लावर कैसा है, बोथ मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बना रहे हैं, ये भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मतलब सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सब बना रहे हैं। ये प्लांट एक बाईसेक्सुअल प्लांट है जिसके अंदर में एक फ्लावर या तो कोई फ्लावर मेल गैमेट बना रहा है या फिर कोई फ्लावर फीमेल गैमेट बना रहा है। ये भी बाईसेक्सुअल बोला जाएगा क्योंकि इस प्लांट में दोनों गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी बन रहा है। तो प्लांट में तो दोनों बन रहा है ना, भले ही वो अलग अलग फ्लावर में बन रहा हो। जबकि यहाँ पर प्लांट के अंदर में यहाँ भी दोनों गैमेट बन रहे हैं और वो दोनों ही गैमेट सेम फ्लावर में भी बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर फ्लावर कैसा हुआ, बाईसेक्सुअल, जबकि यहाँ पर प्लांट बाईसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल। तो इसी वजह से बाईसेक्सुअल प्लांट का जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेम फ्लावर। नहीं, यहाँ पर वो डिफरेंट फ्लावर में भी बन सकता है, हम फ्लावर का जिक्र ही नहीं करेंगे जब भी हम बाईसेक्सुअल प्लांट पढ़ रहे हों। बात आ रही है समझ में? जब भी हम बाईसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात कर रहे हों तो ये नहीं कह सकते हैं कि बाईसेक्सुअल प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट सेम फ्लावर में बनते हैं। नहीं, वो हो सकता है कि सेम प्लांट में बनेंगे, ये बात पक्की है, लेकिन सेम प्लांट में वो डिफरेंट फ्लावर में भी बन सकते हैं और सेम फ्लावर में भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आप लिखते चल रहे हैं तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। चलिए आगे, तो इसी के बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्सुअलिटी इन फ्लावर। ठीक है, इसी वजह से समझ में आई बात कि दोनों टॉपिक अलग अलग क्यों है। पहले हम पढ़ रहे थे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, अब हम देख रहे हैं सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स की फ्लावर क्या होंगे, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। और यहाँ पर सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल बस लिखना है। एग्जाम्पल किस तरीके से लिखना है, तो एग्जाम्पल हमको लिखना है क्या, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मतलब फ्लावर जो होंगे वो किस किस टाइप के होंगे। तो पहला हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में आ जाएगा पपाया। ठीक है, तो पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस एटसेट्रा। ठीक है, राइस व्हीट भी आ जाता है इसके अलावा, राइस व्हीट। ठीक है, पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस व्हीट एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कितने तरीके का होता है,
दो टाइप का, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब हम कह रहे हैं कि एक प्लांट है, उसके अंदर में कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब कुछ मेल फ्लावर हैं, मेल का सिंबल पता है ना, वो इस तरीके का होता है। हम इसको मेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इसको फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, क्या रीज़न है वो भी आगे कभी किसी दिन बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब उस फ्लावर के अंदर में केवल एक ही गैमेट बन रहे हैं, तो वो एक ही गैमेट कौन सा बन रहा होगा, या तो मेल बन रहा होगा या फिर फीमेल बन रहा होगा। तो अगर मेल बन रहा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, स्टामिन से बना है स्टैमिनेट, और पिस्टिल से बना है पिस्टिलेट। पिस्टिल जो होता है वो हम लोग फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के लिए यूज़ करते हैं। तो पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल में कौन से टाइप का गैमेट बना रहा है, फीमेल गैमेट बना रहा है। तो पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस, व्हीट, ये सारे के सारे कुछ प्लांट्स हैं, उसके अंदर में हमको क्या देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। पता ही समझ में, ये आप नोट डाउन करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल की। और बाइसेक्सुअल में ऐसा कोई लोचा नहीं है कि स्टैमिनेट फ्लावर है कि पिस्टिलेट फ्लावर है। बाई सेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या, कि बाइसेक्सुअल का मतलब कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर में दोनों ही टाइप के आपको गैमेट देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि क्या होगा इसके अंदर में, और तो कुछ भी हमको जानने का है नहीं, बस आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन से प्लांट के अंदर में बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज़ के अंदर में हमको देखने को मिलता है। पी प्लांट जहाँ जहाँ पर भी आएगा आप वहाँ पर उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अभी से आप याद करते चलना, आगे जेनेटिक्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और उसके बाद आता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो मस्टर्ड, चाइना रोज़, पी, स्वीट पोटैटो एट्सेटेरा, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है, चलिए, ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है। कहाँ गया टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगला टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। So this was the today's video. Make sure you like this video, subscribe this channel, share it with your friends, and for any queries, comments down below. Thank you.